हेलो, मैं हूं अरविंद शर्मा और हमारे प्यारे चैनल फिजियो और मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं कि किसी भी एसिड और बेस की जब रिएक्शन कराई जाती है तो सोल्ट तैयार होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जितने भी टाइप के सोल्ट तैयार हो सकते हैं उन सभी सोल्ट्स के बारे में और एसिड और बेस की रिएक्शन कैसे होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है इन दोनों के बीच में, तो आपका सोल्ट बनता है एज वेल एज वाटर तैयार होता है। सोल्ट प्लस वाटर रिएक्शन आपको याद होगी। एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन होता है HX और बेस के अंदर OH आयन होता है OH हाइड्रोक्साइड आयन। जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है आपका MX, क्या बनता है आपका MX, ये आपका सोल्ट बनेगा एज वेल एज वाटर, ये तैयार होता है। जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करे और एक सोल्ट तैयार होता है, ठीक है। एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करे तब एक सोल्ट तैयार होता है। और दोनों सोल्ट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है न्यूट्रल होने की। मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सोल्ट तैयार होगा। वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका एक न्यूट्रल सोल्ट तैयार होगा। जैसे H2SO4 प्लस NaOH Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ओके, ये तैयार हुआ आपका। इसको चाहो तो आप बैलेंस करके देख सकते हो। वीक एसिड में फेमस एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड। और वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं हम, और हमारा क्या बना CH3COO NH4 प्लस H2O, अमोनियम एसीटेट बना और सोडियम सल्फेट बना। तो ये कैसे बने? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस, मतलब इन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक वो होगी न्यूट्रल होने की। तो किसी भी सेम प्रकार की प्रॉपर्टी, एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एसिड और बेस, एक प्रकार की प्रॉपर्टी वाले एसिड और बेस के रिएक्शन से जो भी आपका सोल्ट तैयार होता है उसे हम नॉर्मल सोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल सोल्ट, न्यूट्रली नॉर्मल सोल्ट। ये आपके नॉर्मल सोल्ट है। प्रॉपर्टी इनकी न्यूट्रल होती है कि ये न्यूट्रल आमतौर पे एसिडिक और बेसिक नेचर इनके अंदर नहीं पाया जाता। तो ये कैसे हो गए? आपके नॉर्मल सोल्ट में आते हैं, ठीक है। पहला सोल्ट आपका हो गया नॉर्मल सोल्ट। सेकेंड सोल्ट की बात करेंगे अब हम, एसिडिक सोल्ट। ये बात तो समझ में आई होगी, सिंपल है। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं हम। एसिडिक सोल्ट। एसिडिक सोल्ट मतलब जिसमें कुछ ना कुछ एसिड प्रेजेंट हो। एसिड प्रेजेंट होने का मतलब H प्लस आयन प्रेजेंट हो। और H प्लस आयन प्रेजेंट कब होगा? जब भी किसी एसिड में जब बेस से रिएक्शन कराई जाए और उसमें H प्लस आयन रह जाए, सोल्ट बनने के बाद भी अगर H प्लस आयन रह जाए तो क्या हो गया? आपका एसिडिक सोल्ट में आ जाएगा। NaOH प्लस H2SO3, SO3 है, SO4 नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा? NaHSO3 प्लस H2O वाटर। NaHSO3 ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या है? आपका पॉली बेसिक एसिड कोई भी एक ऐसा एसिड होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो अपने आप को छोड़ने के लिए। समझ में नहीं आ रहा? अगर कोई भी एसिड ऐसा हो कि उसके अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है
जैसे इसके अलावा एक H2SO4 भी होता है। अगर हम NaOH और H2SO4 की रिएक्शन कराते तो आपका H2O डायरेक्ट इससे रिएक्शन करता, H2O डायरेक्टली रिएक्शन करता, मतलब दोनों के दोनों किसके साथ चले जाते हैं, OH माइनस आयन के साथ जाते हैं और आपका वाटर में कंप्लीट करते हैं इस रिएक्शन को। लेकिन H2SO4 के साथ जो दोनों हाइड्रोजन हैं, दोनों हाइड्रोजन अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग एलिमेंट के साथ जाकर ऐड हो रहे हैं, एक Na के साथ और एक OH के साथ। तो H आयन जो है आपका हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होने की वजह से जो सोल्ट तैयार हुआ, ये सोल्ट तैयार हुआ एसिडिक नेचर का। ये बात क्लियर हुई है? ये जो सोल्ट तैयार हुआ ये एसिडिक नेचर का इसलिए तैयार हुआ क्योंकि पॉलीबेसिक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन से जो सोल्ट तैयार होता है वो एसिडिक सोल्ट होता है। ओके, अब बात करते हैं हम बेसिक सोल्ट की। बेसिक सोल्ट बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा। बेसिक सोल्ट में जिसमें क्या प्रेजेंट हो, OH माइनस आयन प्रेजेंट हो। बेसिक सोल्ट OH माइनस आयन अगर किसी भी सोल्ट के अंदर प्रेजेंट हो तो ये कैसा होगा, बेसिक सोल्ट। ये बनता कैसे, वही न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉली एसिडिक बेस। पॉली एसिडिक बेस क्या होता है, एक ऐसा बेस जिसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर प्रेजेंट OH माइनस आयन को, पॉली एसिडिक बेस एक ऐसा बेस होगा जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर प्रेजेंट OH माइनस आयन को ये अलग अलग एलिमेंट के पास भेजकर अलग अलग रिएक्शन करा। OH माइनस आयन रिएक्ट करता है जब भी, जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है आपका CaOH Cl प्लस H2O। तो यहां पर आपका OH माइनस आयन प्रेजेंट है। इस OH माइनस आयन प्रेजेंट होने की वजह से इस सोल्ट का नेचर कैसा हो गया, आपका बेसिक सोल्ट हो गया। तो किसी भी बेसिक सोल्ट को तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ी, पॉली एसिडिक बेस की। और पॉली एसिडिक बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके अंदर जो OH माइनस आयन प्रेजेंट है वो अलग अलग एलिमेंट के पास जा रहा है। देखो यहां पर जो OH माइनस आयन है, एक OH, सेकेंड OH, ये वाला OH HCl के साथ गया, ये वाला Cl के साथ गया। ठीक, ये बात समझ में आई है? तो ये बात हुई आपकी बेसिक सोल्ट की। बेसिक सोल्ट के बाद आता है आपका, अब तक हमने कौन कौन से पढ़ लिए, नॉर्मल सोल्ट, एसिडिक सोल्ट एंड बेसिक सोल्ट। इसके बाद हम करते हैं डबल सोल्ट की। डबल सोल्ट जिसमें दो या दो से ज्यादा सोल्ट मिलकर के एक कंप्लीट सोल्ट तैयार करें। टू और मोर सोल्ट present, okay, and each ion present its behavior। अगर कोई ऐसा सोल्ट है जिसके अंदर आयंस तो है और वो दिख ही नहीं रहे तो फिर उसका क्या फायदा। अगर जैसे हम डबल सोल्ट के बाद एक और सोल्ट पढ़ेंगे फिर बताते हैं। डबल सोल्ट जैसे आपका एलम हो गया, एलम को हिंदी में फिटकड़ी कहते हैं। जो आप बीमार हो जाते हैं, चोट लग जाती है, उस समय जो घाव को रोकने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन को, ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए आप जिस चीज का यूज करते हो वो फिटकड़ी होती है ना, एलम। तो K2SO4 Al2SO4.24H2O, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल है 24। अगर इसे हम ब्रेक करें पोटेशियम सल्फेट को K प्लस SO4 2 माइनस, एल्यूमिनियम 3 प्लस और सल्फेट फिर से 2 माइनस। तो इसके अंदर जो भी आयन प्रेजेंट है, अगर हम इसे वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद हमारे जितने भी आयन हैं वो सारे ब्रेक हो जाते हैं। और ब्रेक होने के बाद वे क्या शो करते हैं, अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं कि वे उसमें उपस्थित हैं और वे अपना जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं। तो इसे हम किसमें बोलेंगे, डबल सोल्ट में, जिसमें दो अलग अलग सोल्ट
साथ में कंबाइंड होकर एक कंप्लीट सोल्ट तैयार करते हैं और उसमें प्रेजेंट आयन अपनी प्रेजेंस को दिखाते हैं। इसके अलावा आपका आता है कॉम्प्लेक्स सोल्ट। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट की। कॉम्प्लेक्स सोल्ट, इसके अंदर जो आयन प्रेजेंट होते हैं वो होते तो हैं लेकिन अपनी प्रेजेंस को बताना नहीं चाहते हैं या अपने आप को बाहर नहीं निकालना चाहते, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसमें सेंट्रल एलिमेंट होता है। सेंट्रल एलिमेंट के साथ जितने भी आयंस होते हैं वो जुड़े होते हैं, आयंस अटैच्ड होते हैं इसके साथ, एक सेंट्रल एटम के साथ, और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं K4FeCN6, K4FeCN6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ठीक है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या आ रहा है, 4K प्लस और FeCN6 आयरन, इसके साथ Cn जुड़ा हुआ है, 4 5 6, ठीक है। ये हो गया। अगर अभी N भी रह रहा है, 3 N और बना देते हैं पहले। पोटेशियम फेरिसाइनाइड, और ये कैसा स्ट्रक्चर तैयार हुआ, एक आपका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार हुआ। यहां पे देखो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका जो स्ट्रक्चर होता है इतना स्ट्रांगली बाउंडेड होता है, आपस में इतने ज्यादा लगाव से जुड़े हुए होते हैं कि छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अगर ये छोड़ देंगे तो एक कॉम्प्लेक्स सिंपल में चला जाएगा, लेकिन अगर ये ब्रेक ही नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, तो ये किस में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आ जाता है। और ये आयंस अपने आप को शो नहीं कर रहे हैं, आयंस डू नॉट शोज देयर प्रेजेंस इन सॉल्यूशन। जब इनका सॉल्यूशन में डुबोया जाता है किसी वाटर सॉल्यूशन में, तो ये आयन अपनी प्रेजेंस शो नहीं करते, इसलिए इसे हम कॉम्प्लेक्स सोल्ट में काउंट करते हैं। ये बात समझ में आ रही है, ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, क्योंकि यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तैयार हो गया। इस वजह से जो ये Cn आयन है, Cn, ये अपने आप को इससे छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता। जबकि अगर हम बात करें K2SO4 की, अभी लास्ट केस में जो पढ़ा था उसमें K प्लस और SO4 2 माइनस बहुत आसानी से आपस में छोड़ देते हैं एक दूसरे को, और ये वाला किसमें आ जाता है आपका, नॉर्मल सोल्ट में या डबल सोल्ट में हमने इसे काउंट किया था, है ना। समझ में आया है। इससे पहले हमने अब तक हम 4 प्रकार के सोल्ट पढ़ चुके, क्योंकि 10th में इतनी ज्यादा डीप नॉलेज की इसकी जरूरत है नहीं। इसके बाद में जब हम 11th में फिजिक्स की या मैथ की IIT की तैयारी करेंगे, जब इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं मिक्स्ड सोल्ट की। मिक्स्ड सोल्ट तैयार होता है जब वन एसिड रिएक्ट करता है 2 बेस के साथ, या फिर 1 बेस रिएक्ट करता है 2 एसिड के साथ। एक एसिड 2 बेस हो, या 1 बेस और 2 एसिडिक सोल्ट हो। सोल्ट का मतलब हम आयन से भी ले सकते हैं, रेडिकल से भी ले सकते हैं। रेडिकल का मतलब जैसे 1 कैटायन रेडिकल हो और 2 एनायन रेडिकल हो, ठीक है। एक कैटायन का और 2 एनायन के रेडिकल हो, या फिर 1 एनायन रेडिकल हो और 2 कैटायन रेडिकल हो। अगर रेडिकल समझ में नहीं आ रहा तो आप एसिड से और बेस से समझ सकते हो, कि जहां पर एक एसिडिक सोल्ट हो प्लस का चार्ज और 2 OH माइनस टाइप के चार्ज हो। OH माइनस और H प्लस को नहीं लेना है, किसी और चीज को लेना है, प्लस और माइनस के। अगर एक प्लस का हो तो 2 माइनस के हो, एक 2 माइनस के हो तो एक
दो माइनस के हो, दो प्लस के हो तो एक माइनस का हो, मतलब अपोजिटली चलते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 कैटायन रेडिकल और 2 एनायन रेडिकल वाला। फर्स्ट केस CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। आपने ब्लीचिंग पाउडर, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। इसमें कैसे आयन है देखो, एक ये वाला प्लस आयन है कैल्शियम, और ये दो कैसे आपके नेगेटिव आयन है, माइनस आयन है। ये बात समझ में आ रही है। यहां पर एक प्लस रेडिकल है और दो आपके माइनस रेडिकल है। ब्लीचिंग पाउडर इसमें रेडिकल और 2 कैटायन रेडिकल की, तो हम ले सकते हैं NaKSO4, पोटेशियम, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सोडियम सल्फेट। यहां पर दो प्लस रेडिकल है, दो प्लस रेडिकल है और एक आपका माइनस रेडिकल है। तो दो एक जैसे पॉजिटिव आयंस का होना और एक अलग आयन का होना, ये आपका किस में आ जाता है, मिक्स सोल्ट में। इसका प्रिपरेशन हमने देख लिया, 1 एसिड 2 बेस, 1 बेस और 2 एसिड। दो अलग अलग प्रकार के आपके बनाए जा सकते हैं, पोटेशियम सोडियम सल्फेट और ब्लीचिंग पाउडर। ये आपके इसके दो एग्जांपल है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसे, केमिकल नेम जो है इसका ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये बात हुई हमारे जो नॉर्मल सोर्स हैं उनके बारे में। सोर्स के बारे में हालांकि जानने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 10th के लेवल में इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। और हम नेक्स्ट क्लास में और भी पढ़ेंगे इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में।